चलिए बेटा, जो पार्ट 2 हमारा है 12th का, उसका ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने इसके पहले रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखा, फिर रैंडम वेरिएबल में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखा। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही है कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वही है। बस इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम क्यों दिया, ये चीज समझेंगे। और यहाँ पर एक फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हो दिए गए रैंडम वेरिएबल का, तब आप लोग फॉर्मूला यूज करते हो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर n क्या होता है? n होते हैं आपके बर्नौलीज ट्रायल, n बर्नौली ट्रायल होते हैं। ठीक है, और x तो जो भी रैंडम वेरिएबल का नंबर है। ठीक है, जो भी रैंडम वेरिएबल नंबर्स लेंगे उनमें से जिसका भी आपको जिसके लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो x होता है। एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ओके, सो ये सारी चीजें क्या है? बेसिकली ये पूरा का पूरा टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे बोर्ड के बुक के अंदर दिया है, एक ही एक्सरसाइज है और मिसलेनियस एक्सरसाइज है, और बस ये एक ही फॉर्मूला काम करता है। तो दो चीजें है बेटा, या तो आप इस फॉर्मूले को बगैर समझे रट ले, और कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ऐसे दिखेगा तो n की वैल्यू ये रहेगी, p की वैल्यू कैसे निकालना है पता होता है क्योंकि इन जनरल होता है वो, उसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। q की वैल्यू क्या होती है ये भी समझ में आता है। तो एक तरीका ये है कि फॉर्मूला पता है, बस दिए गए एग्जाम्पल में से n का वैल्यू लिखो, p का वैल्यू लिखो, q का वैल्यू लिखो, x का वैल्यू लिखो, उसके अंदर रख दो और वैल्यू कैलकुलेट करो। और दूसरा तरीका है कि इसको समझ लो कि ये फॉर्मूला आया कैसे, और एक बार ये आया कैसे समझ में आएगा तो इसका पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। फिर जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है तो आप उसको समझ के सॉल्व करते हो। तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर की चीज़ें भी बताई जा सकती है, और फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट मैकेनिकली जो रोबोटिक वे होता है कि बस उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं रोबोट को, जैसे कि ऐसा ऐसा है, प्रोग्रामिंग किया है तो वो वही करेगा, खुद का दिमाग नहीं लगाएगा। बस उसी तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। तो हमारा मेन एम क्या है इस वीडियो के अंदर, कि ये फॉर्मूले का मतलब अच्छे से समझना है कि ये आया कैसे। ठीक है, तो बाइनोमियल नाम क्यों दिया है, क्यों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, तो ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रैंडम वेरिएबल का समझने से पहले वो दिया जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रैंडम वेरिएबल का दिया जाता है इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से वो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाता है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है, दैट इज व्हाट इज बर्नौली ट्रायल। ठीक है, बर्नौली ट्रायल क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बर्नौली जो था वो मैथमेटिशियन था जिसने इस चीज के बारे में सोचा, ये खोजबीन की, इसलिए उसको उन्होंने बर्नौली ट्रायल नाम दे दिया। अब सबसे पहले, क्योंकि बर्नौली तो मैथमेटिशियन का नाम है, अब बात करते हैं ट्रायल की। व्हाट इज अ ट्रायल? आप लोगों ने ट्रायल वर्ड पहले भी सुना है जब आपको प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए, हम लोग कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, लेकिन उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप कितनी बार दोहराते हो उसको कहा जाता है ट्रायल। फॉर मैंने ऐसे ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरे दिमाग में टॉसिंग ए कॉइन वाला एग्जांपल आ रहा था। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मैं अभी बर्नौली ट्रायल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ट्रायल के बारे में बात कर रहा हूं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, दैट इज टॉसिंग ए कॉइन। आप सिक्के को उछाल रहे हो, आप सिक्के को कितनी बार उछालोगे, दैट इज ट्रायल्स, कितनी ट्रायल हो रही है। क्रिकेट के अंदर जब शुरुआत में खेलते हैं ना छोटे बच्चे, पहली गेंद पे आउट हो जाते तो बोलता है भाई ये ट्रायल बॉल था। तो वो ट्रायल का मतलब समझते हो ना आप? यहां पर ट्रायल का मतलब क्या हो रहा है? ट्रायल का मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो। फर्स्ट ट्रायल, पहले बार सिक्का उछाला, फिर सेकंड ट्रायल, फिर थर्ड ट्रायल। सो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कितनी बार दोहराते हो। थ्रोइंग अ डाई, कितनी बार थ्रो कर रहे हो, एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार। तो ये जो रैंडम वेरिएबल जो है इसके अंदर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
तो अब तक जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखा था, सिक्के को भी उछाला जा रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 टाइम्स, उससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं थी कि उसको हम संभाल सके। 4 से ज़्यादा सिक्का उछाला गया और उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने की नौबत आ गई कि बात गई भैंस पानी में, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब ये ट्रायल एन ट्रायल्स हो सकते हैं, 50 बार भी सिक्का उछाला जा सकता है, उसके लिए आपको सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है। ये काम बर्नौली ने किया है। लेकिन यहां पर एक चीज है, बर्नौली किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, किसी भी ट्रायल के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होता, ये सिर्फ बर्नौली ट्रायल के लिए लागू होता है। मतलब एक किसी खास ट्रायल के लिए ये लागू होता है जो मैथमेटिशियन बर्नौली ने ढूंढ के निकाला था। बर्नौली का ये कहना था कि कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अगर उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप करते हो और अगर उसके आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 2 ही आते हैं, बर्नौली ने 2 कंडीशन रखी थी ट्रायल के लिए। ट्रायल मतलब आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। बर्नौली का कहना था कि आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसका ट्रायल लेंगे आप, तो उस ट्रायल के अंदर, या फिर कह सकते हो कि उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जब आप उसको कर रहे हो, तो उसने कहा कि अगर 2 चीजें होती है तो उसको आप कहेंगे कि ये स्पेशल टाइप का ट्रायल है जो उसने खोज निकाला था, तो उसका नाम दे दिया, उसको बोला गया बर्नौली ट्रायल। तो कौन से ट्रायल को बर्नौली ट्रायल कहा जा रहा है, तो उसने 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि उसके आउटकम्स, जब आप वो ट्रायल करेंगे या फिर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके आउटकम्स 2 ही होने चाहिए। एक आउटकम आएगा और दूसरा आउटकम आएगा, बस 2 ही आउटकम। तो ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके सिर्फ 2 ही आउटकम आते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब पहले कंडीशन में वो जो 2 आउटकम्स आ रहे हैं आपके किसी भी ट्रायल के या फिर एक्सपेरिमेंट के, उन आउटकम्स में एक आउटकम को उन्होंने सक्सेस कहा है तो दूसरे को फेल्योर कहा है। अब यहां पर किसको सक्सेस कहना है किसको फेल्योर कहना है वो कोई मायने नहीं रखता। जैसे आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपका आउटकम 2 ही मिलेंगे, तो आप हेड को सक्सेस बोल सकते हो, टेल को फेल्योर बोल सकते हो, टेल को सक्सेस बोल सकते हो, हेड को फेल्योर बोल सकते हो। तो एक को सक्सेस कहा तो अपने आप दूसरा फेल्योर बनेगा, ऐसा उसका नोटेशन है बर्नौली का। तो बर्नौली का कहना है कि कोई भी एक ट्रायल जिसके अंदर आपको 2 ही आउटकम्स मिलेंगे तो मैं उसको एक को सक्सेस कहूंगा, दूसरे को फेल्योर कहूंगा। अब दूसरी चीज वो कहता है कि जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आउटकम मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट एन ट्रायल्स। आप वो जो आपने ट्रायल लिया है, वो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, वो आप जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार उस सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी सेम आनी चाहिए। अब ये जो मैंने बात की, ये कितने लोगों को समझ में आ गई पता नहीं। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। उसकी तो दो कंडीशन है, मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने एक बार कॉइन टॉस किया, दैट इज योर फर्स्ट ट्रायल। अब ये ट्रायल बर्नौली ट्रायल बन सकता है कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे। यू आर टॉसिंग अ कॉइन, दैट मींस यू आर गेटिंग 2 आउटकम्स। यू विल गेट ईदर हेड और टेल, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 2 ही आउटकम निकलने वाले हैं। चलिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब उसका कहना है कि आप कॉइन को 10 बार उछालिए, 50 बार उछालिए, लाख बार उछालिए, कितनी बार भी टॉस कीजिए कॉइन को, हर बार हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब जब आप पहली बार ट्रायल कर रहे हो कॉइन को टॉस करने के लिए, तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दूसरी बार करेंगे तो भी 1/2 है, तीसरी बार करेंगे तो भी 1/2 है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि हर ट्रायल पहले ट्रायल के इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। देखो, बर्नौली ने कहा है कि जब आप ट्रायल ले रहे हो तो 2 तो आउटकम आने चाहिए, लेकिन उसने जो कंडीशन रखी है कि सक्सेस या फेलियर का जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, आप कितने भी ट्रायल ले लो। उसका ये कहने का तात्पर्य इसके पीछे कि आप जब ट्रायल कर रहे हो तो पहला ट्रायल होने के बाद में दूसरा ट्रायल जब करेंगे तब दूसरा ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए पहले से। पहले ट्रायल का दूसरे ट्रायल पर असर नहीं होना चाहिए, दूसरे और पहले ट्रायल का तीसरे ट्रायल पर असर नहीं होना चाहिए, पहले 10 ट्रायल का 11वें ट्रायल पर असर नहीं होना चाहिए। मतलब एवरी ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम उस ट्रायल को कह सकते हैं दैट इज अ बर्नौली ट्रायल। और फिर बर्नौली ट्रायल का ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? तो अब एग्जाम्पल देखते हैं बर्नौली ट्रायल के। एक सिक्के का देखा, दूसरा देखिए हम लोग डाई थ्रो कर रहे हैं। अब आपको तो लग सकता है कि यार उसके अंदर तो 6 पॉसिबिलिटीज आ रही है, 2 आउटकम का है,
तो आगे सुनिए, हम लोग डाई थ्रो करेंगे और हम लोगों ने डिफाइन किया है कि हमें जो मिलने वाला है डाई थ्रो करने के बाद वो इवन नंबर मिले। अब यहां पर दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो आपका नंबर इवन आएगा या फिर इवन नहीं आएगा। तो इवन आने को अगर मैं सक्सेस कहता हूं तो इवन ना आने को मैं फेल्योर कहूंगा। तो यहां पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन, जब आप एक डाई थ्रो कर रहे हो सांप-सीढ़ी वाला या लूडो वाला, जब आप डाई थ्रो कर रहे हो तो इवन नंबर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 इवन नंबर्स आ सकते हैं, कितने में से? 6 में से। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 है, दैट इज 1/2। तो जब आप एक डाई थ्रो करते हो तब इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। अब आप कितनी बार भी थ्रो करो डाई को, आपकी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। पहला ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट है। ऐसा होगा क्या कि पहले ट्रायल में ये मिला तो अब दूसरा ट्रायल में ये मिलेगा ही? ऐसे नहीं, ये हमारे खेल के समय में हम लोग ये एजम्पशन बना सकते हैं हमारे बेसिस पर, लेकिन ऐसे इन जनरल होता है क्या? नहीं, ये सारे के सारे ट्रायल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो और एग्जांपल ले लो आप। अब अच्छे से एग्जांपल समझ में आएगा आपको। आपके पास 52 कार्ड्स है, पता है आपको? कार्ड्स जो प्रोबेबिलिटी के अंदर होते हैं, या फिर जो लोग खेलते हैं पत्ते जिसको कहा जाता है, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक के अंदर। अब आप एक कार्ड उसमें से ड्रॉ कर रहे हो और मान लेते वो एस कार्ड है, मतलब वो जो कार्ड निकाल रहे हो, जो आप ट्रायल कर रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट इज ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, दैट कार्ड इज एस कार्ड। तो जब मैं सिर्फ कहता हूं कि ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, तब बात गड़बड़ है। तब उसको हम लोग बर्नौली ट्रायल नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी पॉसिबिलिटी है। 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड निकल सकता है, तो आउटकम तो काफी सारे हो गए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एस कार्ड होना चाहिए। अब यहां पर क्या हो गया? हमारा ट्रायल क्या हो गया? वी आर ड्रॉइंग एन एस कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो अब आप ट्रायल लेना स्टार्ट कर दो। अब आप 52 कार्ड में से एक कार्ड रैंडमली उठाएंगे, तो ये एक ट्रायल बन गया। अब एस मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 52 कार्ड्स में से? तो वो है 4/52, दैट इज 1/13। अब जब आप दूसरी बार कोशिश करेंगे तब यहां पर दो चीजें होगी। आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो या विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो? मतलब आपने पहली बार पत्तों को ये यूं यूं करते ना लोग, ऐसे मिक्सअप करते, फिर उसमें से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, अब वो एस निकला, वो एस निकला। अब दूसरी बार जब आप ट्रायल ले रहे हो और ये ट्रायल लेते समय आपने जो पहली बार एस निकाला है उसको अगर बाजू में रखते हो, उसको मिक्स नहीं करते हो, तो आपके पास कितने बचे? 51 बचे। अब उस 51 में से आप क्या कर रहे हो? फिर से एस कार्ड निकाल रहे हो, तो एस तो 4 होते हैं, तो एक और बार एस निकल आया, तो आप क्या बन गया? 3/51 बन गया प्रोबेबिलिटी दूसरे बार एस निकलने का। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? दो ट्रायल में प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रहा है। पहले ट्रायल में प्रोबेबिलिटी था 4/52, दूसरे ट्रायल में प्रोबेबिलिटी आ रहा है 3/52। क्यों? क्योंकि आपने दोनों ट्रायल्स को डिपेंडेंट रखा है एक दूसरे के ऊपर। अगर ट्रायल इंडिपेंडेंट रखने हैं ड्रॉइंग कार्ड में, तो आपको जो पहला पत्ता निकाला है, आपने कार्ड निकाला, उसको फिर से पैक के अंदर रख दो, ताकि 52 कार्ड फिर से बन जाए, और इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट करना। ठीक है ना? मैंने पहले भी आपको पिछले टॉपिक के अंदर भी बताया था व्हाट इज द रिप्लेसमेंट, मतलब क्या होता है। तो बेटा बात को समझिए कि जब रिप्लेसमेंट हो रहा है तब बर्नौली ट्रायल बन जाएगा, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो ऑर्डिनरी ट्रायल है, उसमें बर्नौली ट्रायल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट नहीं रह रही है सक्सेस या फेल्यूर की। हमारा ट्रायल था ड्रॉइंग एन एस कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ड्रॉइंग एन एस कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये हमारा ट्रायल था। अब इसके अंदर अगर आप एक बार ड्रॉ करने के बाद रिप्लेसमेंट नहीं करते हो, मतलब पत्ते को फिर से उसके अंदर नहीं रखते हो, तो फिर दूसरा ट्रायल जो करेंगे वो पहले के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। पहले में आपको क्या मिला है उसके ऊपर दूसरे का रिजल्ट डिपेंड करेगा, और जब डिपेंडेंसी आती है ट्रायल्स के बीच में तब उस ट्रायल्स को बर्नौली ट्रायल नहीं कहा जाता। मतलब ये बात दिमाग में क्लियर कर लो कि बर्नौली ट्रायल सिर्फ वो ट्रायल नहीं कि जिसके दो आउटकम्स है, वो तो एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है सक्सेस या फेलियर की, वो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट ट्रायल्स। आप जितने मर्जी ट्रायल्स ले लो एन ट्रायल्स में, तो ट्रायल्स तो फाइनाइट रहने चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर सेटिस्फाई होती है तो उस ट्रायल को कहा जाता है बर्नौली ट्रायल। तो क्या बात समझ में आ गई आपको कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, कि जब आपके जो ट्रायल्स है
ठीक है, जिस ट्रायल की बेसिस पर आपका रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, उसको वैल्यूज मिल रही है, तो वो ट्रायल बर्नौली ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए बर्नौली ट्रायल समझना जरूरी था, जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, अब बर्नौली ट्रायल डिफाइन हो चुका है, अब हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करेंगे विथ वन एग्जांपल कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। ठीक है बेटा, तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है पता है आपको? आपके ट्रायल्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। अब तक हम लोग 3 या 4 से ज्यादा सिक्के को उछाल नहीं पाए हैं, उससे ज्यादा हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल नहीं पाए। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाएगा, आप जितने मर्जी सिक्का उछालना है उछालो। मतलब आप कोई भी ट्रायल कितने भी टाइम्स कर सकते हो, n टाइम्स कर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि वो बर्नौली ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिक्का है उसको 3 बार उछालते हैं, क्योंकि हमें हर केस को कंसिडर करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, और फिर हम उसको प्रूव करेंगे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उससे ये फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूं, 3 टाइम्स टॉस कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, मैं 3 ट्रायल्स ले रहा हूं। तो तीनों ट्रायल्स में आपकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी? अगर मैं हेड को सक्सेस कहता हूं, इफ आई कंसिडर गेटिंग ए हेड मीन्स ए सक्सेस एंड गेटिंग ए टेल मीन्स फेलियर, अगर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, एंड और 3 बार मैं सिक्के को उछाल रहा हूं, मतलब मेरा सैंपल स्पेस क्या बन रहा है बेटा? एस एस एस, दैट इज सक्सेस सक्सेस सक्सेस, मतलब हेड 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 मिल रहा है। मैं एच 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 भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैं इस भाषा में लिख रहा हूँ। फिर आपको मिलेगा एस एस एफ, फिर एस एफ एस, और फिर एफ एस एस, फिर फेलियर फेलियर फेलियर, मतलब टेल 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 मिलेगा, एफ एफ एस मिलेगा, एफ एस एफ मिलेगा, एंड एस एफ एफ मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस 3 कॉइन टॉस करने का। तो हमारे ट्रायल कितने हैं? 3 ट्रायल्स है। अब बेटा हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है? हम सक्सेस के लिए जाएंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ सक्सेस इज ए रैंडम वेरिएबल एक्स, इज ए रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो हमारे लिए रैंडम वेरिएबल है हमारा। ठीक है, अब कितने सक्सेस मिल सकते हैं, इसका मतलब क्या, कितने हेड्स आ सकते हैं? तो 3 बार सिक्का उछाल रहे हो तो एक बार भी नहीं आएगा, मतलब 0 वैल्यू ले सकता है आपका रैंडम वेरिएबल, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है। तो आपका x कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है? x कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3। x ये 4 वैल्यूज लेगा। अब इन हर x की हर वैल्यू के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पहले वाले और इसमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर ट्रायल्स आपके इंडिपेंडेंट है, तब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में भी डिफरेंस आएगा। जैसे हम पहला प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज व्हेन योर x टेक वैल्यूज 0। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? आपका x 0 आएगा, मतलब सक्सेस 0 मिल रहा है, सक्सेस 0 मिल रहा है, मतलब एक भी हेड नहीं मिल रहा। तो वो सिचुएशन कौन सी है? वो सिर्फ यही सिचुएशन है, दैट इज एफ एफ एफ, एफ एफ एफ। लेकिन अब बेटा इसका जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, तो क्योंकि ये देखो, ये 1, 2, 3 ट्रायल्स है, तीनों ट्रायल्स में आपको फेल्योर मिल रहा है, मतलब आपको टेल मिल रहा है, और आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो हेड मिलने की। तो ये तीनों भी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर इसका जो प्रोबेबिलिटी लिखा जाएगा, तो वो 1/8 नहीं लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा P ऑफ F इंटू P ऑफ F इंटू P ऑफ F। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, दैट इज हेड की प्रोबेबिलिटी P कंसिडर करते हैं और फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी Q कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी P है, तो अपने आप Q क्या बन जाएगा? 1 माइनस P बन जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या है हमारे पास? दैट इज वी हैव डिफाइंड इट एज ए Q इंटू Q, पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ आएगा नंबर, इंटू Q। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्योंकि मैं जनरलाइजेशन कर रहा हूं, यहां पर मुझे जनरलाइजेशन करना है, इसलिए मैं पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं ले रहा हूं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्यूर निकालनी तो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉइन टॉस हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और फेल होने की भी 1/2 ही रहेगी। तो यहाँ पर आप फेल्यूर की जगह 1/2 1/2 1/2 लिख सकते हो, इंटू 1/2 वगैरह। लेकिन हम लोग जनरलाइजेशन कर रहे हैं, सो हमें क्या मिलने वाला है बेटा? यहाँ पर क्यू क्यूब मिल रहा है। अब क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर है। नेक्स्ट, वेन योर रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यू 1, तो एक बार सक्सेस मिलने के क्या क्या सीन बन रहे हैं यहां पर? एक बार सक्सेस,
ये एक है, ये एक बार सक्सेस है और ये एक बार। तो ये इन 3 सिचुएशंस में, 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हमें एक बार सक्सेस मिल सकता है। दैट इज वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ FFS, FSF, SFF। मतलब क्या हो रहा है बेटा? मतलब ये हो रहा है कि या तो इस कॉम्बिनेशन में आपको एक बार सक्सेस मिलेगा या फिर इसमें या फिर इसमें। तो इसका मतलब हुआ कि P ऑफ FFS प्लस P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ FSF प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ SFF। अब फिर से, क्योंकि ये सारे के सारे तीनों के तीनों ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, तो इनका प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल जाएगा? दैट इज P ऑफ F इंटू P ऑफ F इंटू P ऑफ S प्लस P ऑफ F इंटू P ऑफ S इंटू P ऑफ F प्लस P ऑफ S इंटू P ऑफ F इंटू P ऑफ F। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है हमारे पास? Q इंटू Q इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? P। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है? Q इंटू P इंटू Q प्लस सक्सेस क्या है? P इंटू Q इंटू Q। दैट इज आपको क्या मिल रहा है? Q स्क्वायर P। तो 3 बार Q स्क्वायर P मिल रहा है आपको, 3 टाइम्स Q स्क्वायर P। तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी जब एक बार सक्सेस मिलने का हो। अब आगे बढ़ते हैं। x क्या क्या वैल्यूज ले रहा है? P ऑफ x इज इक्वल टू 2। 2 बार सक्सेस मिलने का क्या सीन है? तो वो है 1 2 3, इसके भी 3 कॉम्बिनेशन है। सो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, दैट इज SSF, SFS एंड FSS। ठीक है, तो बेटा दिस इज इक्वल टू, अब इसको इसी की तरह सेपरेट करके लिखेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस। बस यहां पर क्या है? सक्सेस 2 बार है, तो P स्क्वायर Q मिलेगा। P स्क्वायर Q दैट इज 3 टाइम्स P स्क्वायर Q। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x इज इक्वल टू 3, दैट इज तीनों के तीनों सक्सेस मिलने का चांस क्या है? सिर्फ एक ही है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है SSS का। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S, दैट इज P क्यूब। ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया? देयरफॉर नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज। तो x यहां पर है और यहां पर P ऑफ x इज इक्वल टू x। सो x क्या क्या वैल्यू ले रहा था? 0 1 2 एंड 3, और उनकी प्रोबेबिलिटीज आपको क्या क्या मिली है? तो यहां पर लिखेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज Q क्यूब, 0 1 की 3 Q स्क्वायर P, 2 की 3 P स्क्वायर Q एंड 3 की P क्यूब। तो अगर आप इन प्रोबेबिलिटीज की तरफ देखेंगे तो बेटा ये Q प्लस P का होल क्यूब है, इसका एक्सपांशन है। ये Q प्लस P के होल क्यूब का एक्सपांशन है। तो इसको अगर आप एक्सपांड करेंगे तो इसमें तो जो 4 टर्म्स मिलने वाली वो यही 4 टर्म्स है। तो ये रिस्पेक्टिवली इनकी प्रोबेबिलिटीज बताती है। मतलब अगर मान लीजिए कि Q प्लस P स्क्वायर आता है तो उसमें 3 टर्म्स मिलेगी। तो पहला टर्म व्हेन x का वैल्यू 0 रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा, x का वैल्यू 1 रहेगा तब सेकंड, और x का वैल्यू 2 रहेगा तब थर्ड। मतलब क्या आ रहा है कि, और Q और P क्या है? Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है, आप कोई भी एक ट्रायल ले रहे हो और उस ट्रायल में जो आपका 2 आउटपुट आ रहे हैं तो वो एक है सक्सेस और एक है फेलियर, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है उनको अगर आप ऐड करके एक्सपांड करते हो तो वो तो ऐड करेंगे तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा, और उसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो आपको ऐसे सिचुएशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो बेसिकली बाइनोमियल का एक्सपांशन होता है। अब आप जितने ट्रायल्स ले रहे हो वो पावर बन जाएगा। यहां पर 3 ट्रायल्स लिए थे तो Q प्लस P रेस टू 3। अगर आप 5 ट्रायल्स लेते हो तो Q प्लस 5 रेस टू 5 लिखना है। इसको एक्सपांड करो, x इज इक्वल टू 0 जब रहेगा तब उसका प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टर्म रहेगा, x इज इक्वल टू 1 रहेगा, सेकंड रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये चीज यहां पर सामने आई, और इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना कहते हो, क्या कहा गया? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। ठीक है, तो ये जो सीन अभी भी आपके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये तो एग्जांपल समझ में आएगा। व्हाट अबाउट दिस फॉर्मूला, ये कैसे आया? तो अब बात करेंगे इसकी। आप इस एग्जांपल को अच्छे से आपके जहन में उतारिए, तभी जाके आपको जनरलाइजेशन समझेगा। क्योंकि क्या होता है ना, आपको पर्टिकुलर एग्जांपल तो समझ में आता है, लेकिन जब बात की जाती है जनरलाइजेशन की तब आपका दिमाग काम करना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आप दिमाग के अंदर उसको जनरलाइज नहीं कर पाते हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि कैसे ये फॉर्मूला इसके अंदर कन्वर्ट होता है। तो चलिए अब इसको हटा देता हूं मैं, आप लोग लिख सकते हो इसको। तो अब हम क्या करेंगे, 3 ट्रायल्स की जगह पर n ट्रायल्स
ट्रायल्स लाते हैं। सो वी हैव n ट्रायल्स, n बर्नौलीज ट्रायल्स, आपके पास n ट्रायल है। अब इन n ट्रायल्स में आपके x सक्सेस होंगे, ठीक है, और n माइनस एक्स फेल्योर्स रहेंगे। अब ये कैसे, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो मैं n ट्रायल्स मतलब n बार सिक्का उछाल रहा हूं, फिर से सिक्के का एग्जांपल लेते हैं। n बार सिक्का उछाल रहा हूं, मतलब उसके अंदर अगर मैं बोलता हूं कि x सक्सेस है, मतलब x बार हेड आ रहा है। अब ऐसा मत समझ लेगा हर बार हेड को हम सक्सेस बोल रहे हैं, वो तो बात समझने वाली है, एजम्पशन है। आप टेल को भी बोल सकते हो। कहने का तात्पर्य इतना है कि एक आउटपुट आ रहा है उसको सक्सेस बोल रहे हैं, दूसरे आउटपुट को अपने आप फेल्योर बोलना पड़ेगा। तो कौन से को सक्सेस बोलना है, कौन से को फेल्योर बोलो, उसका कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं। अब बात क्या हो रही है, n ट्रायल्स हो रहे हैं तो उसके अंदर n आउटकम्स आएंगे, ठीक है, सॉरी हर ट्रायल के अंदर 2 आउटकम आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, n ट्रायल्स हो रहे हैं मतलब उसके अंदर n सक्सेस, x सक्सेस अगर मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था कि 3 बार अगर ट्रायल हो रहा है तो 3 में से 1 बार 0 बार सक्सेस मिल सकते हैं, 1 बार ऐसे, तो ऐसे x बार, क्योंकि अभी जनरलाइजेशन करना है। तो मान लेते हैं कि x सक्सेस आ रहे हैं, तो टोटल तो आउटपुट n ट्रायल्स के कितने आने वाले हैं, n आने वाला है, ठीक है ना। मतलब x सक्सेस आ रहे हैं तो n माइनस एक्स क्या होंगे, फेल्योर होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 बार सिक्का उछाला जा रहा है, उसमें से 3 बार हेड आ रहा है, तो टेल कितने बार आएगा, 10 माइनस 3। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमने बोली है p और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमने बोली है q, ठीक है। अब बेटा यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आप कितने ट्रायल्स, n ट्रायल्स में से आपको पता है कि आपका रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेने वाला है 0, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3। तो हम रैंडम वेरिएबल को वैल्यू x देने जा रहे हैं, ठीक है। x सक्सेसेस की हम लोग निकालने वाले हैं ना, x सक्सेस ये हमारा वैल्यू लेने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर जब आपका x ये वैल्यू लेगा तो उस समय प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, देखिए जब x सक्सेस मिलने के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे मैं अब पिछले एग्जांपल में जाता हूं, 2 बार सक्सेस मिलने के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे, 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे। तो ये कैसे आए थे पता है आपको, 2 बार सक्सेस मिलने के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे, 3 थे। तो ये कैसे आए थे, टोटल कितने ट्रायल्स हुए थे, 3 ट्रायल्स, और कितने आपको सक्सेस चाहिए थे, 2, तो वो 3c2 का वैल्यू होता है। आपको मैं शुरुआत से गिनाता हूं, 0 बार सक्सेस होने के लिए क्या लिखेंगे, कितने ट्रायल थे, 3c0। 1 बार सक्सेस मिलने के लिए 3c1, 2 बार सक्सेस मिलने के लिए 3c2, और 3 बार सक्सेस मिलने के लिए 3c3 वाला वैल्यू होता है। समझ रहे हो बात को। तो 3c0 मतलब एक कॉम्बिनेशन एक ही मिला था हमें, दैट इज एफ मिला था। यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी 3 कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन, वो 3 कॉम्बिनेशन आपके सामने, ये 3 था, इसके पहले भी 3 था, ठीक है ना। तो बेटा अब मुझे आप बताइए बात कि अगर ऐसा है तो x सक्सेसेस के लिए आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, दैट विल बी NCX डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रहेंगे, कॉम्बिनेशंस फॉर x सक्सेस। और फिर हर सक्सेस मतलब जैसे इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी खोज निकाला, दैट इज पी स्क्वायर क्यू, फिर इसके लिए प्रोबेबिलिटी आया पी स्क्वायर क्यू, फिर इसके लिए प्रोबेबिलिटी आया पी स्क्वायर क्यू। वैसे ये जो NCX कॉम्बिनेशन है हमारे, NCX का मतलब क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। NCX बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो। तो इतने कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं और उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो हमारे एक कॉम्बिनेशन जो रहेगा हमारा, जैसे यहां पर SSF है, तो x सक्सेस के लिए एक कॉम्बिनेशन क्या रहेगा हमारा, एक कॉम्बिनेशन दैट इज x सक्सेस एंड n माइनस एक्स फेल्यूर, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन के अंदर। तो x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p p p प्रोबेबिलिटी ऐसे कितना x टाइम्स होंगी, इनटू फेल्यूर की, जैसे यहां पर किया ना हमने, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फिर फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी। तो वैसे आपका एक कॉम्बिनेशन उसके अंदर कितने सक्सेसेस है, x सक्सेसेस है, और फिर बचे हुए सारे फेल्यूर है।
तो आप पी कितना टाइम लेंगे प्रोबेबिलिटी, एक्स टाइम्स लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस है, और क्यू इंटू क्यू कितना टाइम्स लेंगे, एन माइनस एक्स टाइम्स, क्योंकि उतने फेल्योर है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, पी का एक्स टाइम्स मल्टीप्लिकेशन दैट इज पी रेस टू एक्स बन गया। अगर 2 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 रेस टू 5 बनता है ना, तो पी रेस टू एक्स, और क्यू का एन माइनस एक्स टाइम्स मल्टीप्लिकेशन तो क्यू रेस टू एन माइनस एक्स बन गया। लेकिन ये सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन के लिए था प्रोबेबिलिटी, जैसे यहां पर सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन के लिए ये प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, यहां पर 3 थे तो 3 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू बना, तो यहां पर कितने कॉम्बिनेशन, एनसी एक्स कॉम्बिनेशन है। सो देयरफॉर इन जनरल आपको क्या मिलेगा, एनसी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स इन जनरल। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे जैसे आप 0 1 2 3 सारी वैल्यूज डालते जाएंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन आप कह सकते हो, मास फंक्शन को फंक्शन को। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप अलग अलग रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज जो भी ले रहे हैं वो डालते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपको उनकी प्रोबेबिलिटीज मिलती जाएंगी। तो ये फंक्शन है ना, ये आपको सारी प्रोबेबिलिटी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही बता रहा है। आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डालो यहाँ पर तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। समझ में आ रही बात। तो अब इस फॉर्मूले की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर किन किन चीजों को क्या क्या कहा जा रहा है, अब आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, तब इस फॉर्मूले के अंदर एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। फिर एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है ना, सॉरी नंबर ऑफ सक्सेस नहीं, सॉरी एक्स का मतलब क्या है कि आपका रैंडम वेरिएबल कौन सी वैल्यू ले रहा है। ठीक, नंबर ऑफ सक्सेस ही हुआ लेकिन रैंडम वेरिएबल वो वैल्यू ले रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज योर रैंडम वेरिएबल, या फिर बोल सकते हो कि द वैल्यू टेकन बाय रैंडम वेरिएबल, एक्स इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एस यू, सक्सेस का स्पेलिंग क्या होगा, एस यू सी सी डबल सी, ओ माय गॉड सक्सेस का स्पेलिंग भूल गए, जाने दो। क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, एस यू डबल सी ई डबल एस, एफ ए आई एल यू आर ई, फेल्यूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो आगे सारे के सारे, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स मतलब जो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो अब ये एक बार एक फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ गया ना। एग्जांपल सॉल्व करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि एग्जांपल में बस आपको पहचानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या है, कितने ट्रायल्स दिए हैं, और कौन से नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बात खत्म। ठीक है बेटा, तो ये था पूरा का। हाँ अच्छा, इसको लिखा कैसे जाता है, लिखते हैं ऐसे, x follows binomial distribution of parameter n and p। ये जो लिखा है ना आपने, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि x follows binomial distribution with parameter n and p। ठीक है, तो इसको इससे भी डिनोट किया जाता है, और वो इसको पढ़ते कैसे है, x follows binomial distribution with parameter n and p। ठीक है बेटा, तो चलिए ये हो गया पूरा का पूरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम लोग बस इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखिए। तो अब ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रहेगा, जैसे हम चीज़ समझ जाते तो फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जहन में अपने आप आ जाता है क्योंकि पता होता है कि कैसे आया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियो से हम लोग पूरे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, दो एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब 8-9 मिनट्स के वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो अच्छे से जल्दी से अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। गुड बाय।